चलिए, क्वेश्चन नंबर वन here says a train travels along a straight horizontal track at time t zero. The train passes through a station P at constant speed without stopping. अच्छा, एक ट्रेन है जो कि हॉरिजॉन्टल ट्रैक के ऊपर चल रही है एट टाइम टी जीरो. इट passes a station P, stationary station P, at constant speed without stopping. The driver applies a brake 70 seconds before reaching station Q. स्टेशन क्यू, स्टेशन पी को क्रॉस कर दिया गया. स्टेशन क्यू पहुंचने से 70 सेकेंड्स बिफोर दैट उसने ब्रेक्स अप्लाई किए थे. द ट्रेन डिसेलरेट्स इट्स स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द ट्रेन टी जीरो फ्रॉम टी जीरो अंटिल स्टॉप्स एट क्यू जो है वो उसने दिखा रखा है. ठीक है, तो टाइम स्टार्ट हो रहा है जब वो पी से गुजरा था एंड यहाँ तक वो टाइम है जो कि इसने स्टेशन क्यू पर पहुंचा. सबसे पहले उसने आपसे पूछा कि यूज फिगर 1.1 डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन पी एंड क्यू. अच्छा, अच्छा, डिस्टेंस जो होगा स्पीड टाइम ग्राफ से हमें एरिया अंडर द ग्राफ होता है जो कि डिस्टेंस हमें बताता है. ठीक है ना. अच्छा, आप इसका शेप देखो तो ये ट्रेपीजियम का शेप ले रहा है. जो टोटल इसका डिस्टेंस होगा, जो इसका टोटल एरिया होगा वही डिस्टेंस होगा बिटवीन पी एंड क्यू. ठीक है, तो एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेटर्स आप लोग के हाथ में होंगे. अब ट्रेपीजियम है तो इसका फॉर्मूला होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. अच्छा, पैरेलल साइड में आपके पास एक साइड तो पैरेलल ये वाली आ रही है. ठीक है, और दूसरी साइड आपके पास ये हॉरिजॉन्टल वाली बन रही है. अच्छा, अब इसकी रीडिंग्स बहुत केयरफुली लेनी है हमने. तो दिस पॉइंट ये आपके पास है 56. ठीक है, एंड ये वाला जो पॉइंट है दिस इज 126. ठीक है, चले, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स में यू गॉट 56 प्लस 126 एंड हाइट के लिए लिया जाएगा ये वाला पॉइंट दैट इज 70. अच्छा, दिस इज 70, 72, 74, 76 एंड 77. ठीक है, अब यहां से आप लोग जल्दी से कैलकुलेट करेंगे. 7007 आ रहा है. ठीक है, सबके पास यही आंसर आ रहा है 7007. ठीक है, तो आप इसको राउंड ऑफ करके ये वर्किंग को हम इसकी स्पेस पे ले जाते हैं. इसको आप राउंड ऑफ करके 7000 मीटर्स लिख सकते हैं. ठीक है, या फिर आप इसको 7 किलोमीटर्स भी लिख सकते थे. अच्छा, एक चीज, यस इट वुड बी इनकरेक्ट. अच्छा, एक चीज रिगार्डिंग दिस पेपर इज फ्रॉम ईयर 22. आफ्टर दैट द फॉर्मेट वाज चेंज. ठीक है, तो इसमें वी प्रीवियसली वी हैड सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, तो ये वो वाला है. हम सारे ही अटेम्प्ट करेंगे इसके अंदर. फर्दर मोर एक चीज होती थी कि प्रीवियसली यूनिट्स को नहीं दिए हुए होते थे एंड वो एक्सपेक्ट आपसे करता था कि आप यूनिट्स यहाँ पे लिखेंगे. अब फॉर्मेट जो है उसमें यूनिट्स जो भी होंगे वो आपको ऑलरेडी दे रखता है, लेकिन हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर प्रॉपर यूनिट्स, तो हम इसको यहाँ पे यूनिट्स के साथ सॉल्व कर रहे होंगे. ठीक है, उसके बाद ये बोलते हैं द मास ऑफ द ट्रेन इज 3.8 इंटू 10 5 kg. डिटरमाइन द डिसेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन द 70 सेकेंड्स बिफोर इट स्टॉप्स एट स्टेशन क्यू. अच्छा, डिसेलरेशन जो है वो हमें इसका ग्रेडियंट से पता चल रहा होगा. अच्छा, ग्रेडियंट के लिए वी हैव द वैल्यूज वाई की. तो अगर मैं ग्रेडियंट निकालता हूँ तो वो y2 - y1 है. ठीक है, तो y2 की वैल्यू हमारे पास 126 -56, और जो टाइम हमें दे रखा हुआ है बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा. बेटा एक ही बात है, अगर आप देखो तो ये आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल है. ठीक है ना. अच्छा, ये हमने एक्स एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है बेटा. हमें वाई एक्सिस की वैल्यू लिखनी है. तो वाई की वैल्यू वो 0 - 77. अच्छा,
और एक्स एक्सिस पे उसने 70 सेकेंड्स का हमें टाइम दिया था। हम एक दफ़ा टाइम दोबारा इसका देख लेते हैं। उसने जो डीसेलरेशन स्टार्ट की थी, तो यहाँ से स्टार्ट की थी एंड वो यहाँ तक आ रहा है। दैट मीन्स 56 एंड 126, दैट इज 70 सेकेंड्स। ठीक है, और उसने हमें टाइम वैसे भी दे रखा हुआ था, तो ये आ गया आपके पास 70 सेकेंड्स। अच्छा, आंसर आएगा आपके पास डेसिमल्स नेगेटिव के अंदर। तो जो भी नेगेटिव साइन होगा आप उसको डिसरिगार्ड करोगे, क्योंकि उसने ऑलरेडी बोला है डीसेलरेशन की वैल्यू बताते हैं। तो डीसेलरेशन अंडरस्टूड सी बात है कि ये आपके पास एक नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो जो वैल्यू आ रही है वो जरा बता दीजिएगा। 1.1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जैसे मैंने कहा नेगेटिव साइन को डिसरिगार्ड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसने एग्जामिनर ने आपसे कहा था कि जनाब डीसेलरेशन निकालनी है। आखिर में वो आपसे बोलता है कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अब देखें, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू एम ए। यहाँ पे एफ इज द रिजल्टेंट फोर्स जिसके ऊपर लग रही होगी। मास ऑफ द ट्रेन इज गिवन, दैट इज 3.8 इंटू 10⁻⁵। और एक्सेलरेशन की वैल्यू या डिसेलरेशन की वैल्यू वो होगी जो हम लोगों ने ऊपर वाले पार्ट के अंदर कैलकुलेट की थी। तो यहाँ से आपके पास डिसेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 418,000 आ रहा है। तो क्या मैं इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से 4 2 इंटू 10⁻⁴ लिख दूं? ठीक है, चलेंगे। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2, वो कहता है the foundation that supports a building are long concrete cylinders that are pointed at one end. The pile driver is a machine that forces the pointed concrete cylinders into the ground. बेटा, बिल्डिंग की बेस बनाने के लिए एक कंक्रीट के लॉन्ग कंक्रीट की सिलेंडर्स हैं जो कि पॉइंटेड है फ्रॉम वन एंड, सो दैट इट एक्ट्स एज अ नेल और वो उसके अंदर एम्बेड हो जाए। ठीक है, वो कहता है हैवी ब्लॉक ऑफ मास 2.9, heavy block of mass 2.9 into 10⁻⁴ kg is lifted into the air, then dropped onto the top of the concrete cylinder. This forces the cylinder into the ground. अच्छा, यहाँ पे ऐसा है कि एक हैवी ब्लॉक है, इसको उठा करके ऐसे छोड़ा जाता है, तो ये फ्रीली इसके ऊपर जैसे जाता है तो ये अंदर की तरफ पुश होता है, मतलब जस्ट वर्किंग लाइक ए हैमर। उन्होंने बोला कि उसका मास दे रखा हुआ है आपको, एंड जो कंक्रीट ब्लॉक है उसकी डायमेंशंस दे रखी हुई है। अच्छा, डायमेंशंस में आपके पास क्या है? डायमेंशंस में आपके पास इट्स एन एरिया और आपको इसकी हाइट दे रखी हुई है। द ब्लॉक, अच्छा वो सारी चीजें बताई हुई, उसने बोला कैलकुलेट द डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी, वी ऑल नो दैट डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, मास की वैल्यू इज 2.9 10⁻⁴, और जो वॉल्यूम है दैट वुड बी एरिया इंटू लेंथ या लेंथ इंटू एरिया इंटू 1.2 1.8। ठीक है, एंड यूल गेट दी वैल्यू ऑफ द डेंसिटी। तो सारे साथ में कैलकुलेट करेंगे डेंसिटी की वैल्यू को। एट जीरो डबल फाइव 8010। अच्छा, अच्छा, अगर ये 8055 या 8010 8055 है तो आप इसको 8010 नहीं करेंगे, आप इसको करेंगे 8100 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, आप इसको 8.1 × 10⁻³ भी लिख सकते हैं, kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, चलें आगे। इट सेज द पाइल ड्राइवर लिफ्ट्स द ब्लॉक फ्रॉम द टॉप ऑफ द कंक्रीट सिलेंडर थ्रू अ हाइट ऑफ 0.8 मीटर। 0.8 मीटर की हाइट पर उसको लिफ्ट करता है। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज
10, लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको 9.8 लेते हैं, क्योंकि अब हमें 9.8 की वैल्यू यूज करनी है, तो हैबिचुअल में है इसलिए हम लोग 9.8 कर रहे हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी सी चेंजेस ले आ रहे हैं। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द ब्लॉक। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास वुड बी एम जी एंड चेंज इन हाइट, मतलब द गेन इन हाइट। मास वाज गिवन टू यू 2.9 10 power 4, 2.9 10 raised to the power 4। ग्रेविटी की वैल्यू मैं यहाँ पे 9.8 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। प्रीवियसली हम इसको 10 यूज कर रहे होते थे, हम 9.8 यूज करेंगे, और हाइट की वैल्यू 0.8। सर इफ क्वेश्चन में स्पेसिफाइड लिखा, देखिए अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ यूज 10 तो आप 10 यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे चेंज इसलिए करवाया क्योंकि ये उस एरा का पेपर है जब आप के सिलेबस में इट वाज आस्क्ड कि आपने ओवरऑल 10 की ही वैल्यू लेनी है, ठीक है ना। अब जो न्यू आपके पास फॉर्मेट है उसके हिसाब से अनटिल एंड अनलेस वो क्वेश्चन में नहीं कहता कि 10 यूज करो, यू हैव टू यूज 9.8। हमारी आदत रहे 9.8 यूज करने की, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको करेक्शन करवा दिया आपके पास, ठीक है। अच्छा आपके पास वैल्यू आ रही है 227360, तो हम इसको कर देंगे 23, मैंने इसको कर दिया 23 एंड एग्जैक्टली 10 to the power 4 जूल्स। अच्छा एक दफा ना इसको 10 के साथ रख करके सॉल्व करें, यू विल गेट अ वेरी क्लोज आंसर, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी हम राउंड ऑफ कर देते हैं ना इसको। तो अगर आप इसको 10 के साथ भी रख करके सॉल्व करते हैं, 2.9 10 to the power 4 इंटू 10 इंटू 0.8, ठीक है। तो आपके पास क्लोज आंसर आ रहा है ऑलमोस्ट वही। नहीं बेटा इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ठीक है ना, पावर्स ऑफ 10 के साथ। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी, आप अगर अपना आंसर इस फॉर्मेट पे लिख करके छोड़ देते हो, इट इज एक्सेप्टेबल ओवर हियर, ठीक है। चलिए आगे वो बोलता है द ब्लॉक इज देन ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट ऑन टू द टॉप ऑफ द कंक्रीट सिलेंडर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक जस्ट बिफोर इट हिट्स द कंक्रीट सिलेंडर। अच्छा यहाँ पे क्या लॉजिक इस्तेमाल हो रही है, उसने एक सर्टेन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल गेन किया था, हमने जैसे ही उसको वहां से रिलीज किया उसका जो पोटेंशियल था वो कन्वर्ट हो रहा होगा काइनेटिक के अंदर, ठीक है। तो द बेसिक प्रिंसिपल इज कि चेंज इन पोटेंशियल या डिक्रीज इन पोटेंशियल वुड बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास है 23। अच्छा यहाँ पर हमारे पास द फॉर्मूला वुड बी हाफ एम। अच्छा मास की वैल्यू आपको गिवन है विच वाज 2.9 10 to the power 4, और वी स्क्वायर आपको यहाँ से स्पीड की वैल्यू चाहिए, तो जल्दी से वो वैल्यू निकाल के दीजिएगा। स्पीड की वैल्यू वुड बी ट्वाइस ऑफ 23 into 10 to the power 4 divided by 2.9 10 raised to the power 4 अंडर 15.8, तो 16 मीटर्स पर सेकेंड लिख दो, ठीक है। एवरीवन इज गेटिंग द सेम आंसर राइट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। Okay, so question number 3 shows a man standing underneath an outdoor heater on a cold evening। एक साहब हैं जो कि एक आउटडोर हीटर की जो है वो जेरे साया खड़े हुए हैं, और आउटडोर हीटर का जो अरेंजमेंट है उसको पढ़ लेते हैं। The gas cylinder, gas in the cylinder at the base of the heater is the fuel for the heater. When the heater is operated, the gas travels to the top of the heater where it burns, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कहीं आपके पास गैस मौजूद है, यहाँ से वो गैस ऊपर जाती है, ऊपर जाकर वो बर्न अप होती है। आपके पास एक मेटल हुड लगा हुआ है यहाँ पे, अच्छा एक मेटल स्क्रीन लगी हुई है, और इट्स अ शाइनी सरफेस, द मेटल जो है वो अंदर से शाइनी सरफेस है, ये यहाँ पे बर्न होती है फिर वो हीट रेडिएट करवाता है।
अच्छा, वो ये सबसे पहले आपसे पूछता है, स्टेट द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द गैस दैट इज ट्रांसफर्ड बाय द हीटर। एनर्जी कौन सी स्टोर होगी? देखिए गैस यहाँ पर कंबशन करवा रही है, तो दैट्स केमिकल एनर्जी। एग्जैक्टली, केमिकल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि वहां जाकर के वो बर्न करेगी, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रही है। ओके, ऑल आर थ्योरेटिकल। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर गलतियों के चांसेस, मतलब ये कि हमें आंसर पता होता है उसको फ्रेम डाउन करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे हम बहुत ध्यान से इस चीज को देखेंगे। A metal screen surrounding the burning gas is heated by the burning gas until it's red hot. The hot metal screen warms the man who is standing underneath it. Describe how thermal energy in the red hot metal screen is transferred to the man and how it warms him up. जो बातें की हुई है कि वो जो मेटल स्क्रीन लगी हुई थी ऊपर, वो डेफिनेटली बर्निंग से रेड हॉट हो जाती है, और फिर वो एनर्जी ट्रांसफर करती है टू द मैन। वो ये कह रहे हैं कि हाउ डज द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दैट मेटल टू दैट मैन, पहली बात, एंड हाउ डज इट वार्म्स इट अप, दूसरी बात। ये बात आपने 3 नंबर के लिए बतानी है। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स नाउ। अच्छा, एक सेकेंड, स्पीड के लिए कोई बेटा स्पीड एक दफा दोबारा कैलकुलेट करना, मेरे पास मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं, फिर हम दोबारा सवाल की तरफ जाते हैं, एक दफा मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। स्पीड 2 3 10 4 2.9 10 4। बेटा स्पीड जो है ना, ये जिसने भी बताया था मुझे, ये वी स्क्वायर की वैल्यू बताई थी। वी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको अपने पास करेक्ट कीजिएगा। ये जिसने भी मुझे वैल्यू बताया था, बेटा आपने वी स्क्वायर की वैल्यू बताई थी। ठीक है, आपके पास एक्चुअली आंसर आ रहा है 3.98, दैट बिकम्स 4। बेटा ये गलतियां बहुत कॉमन होती हैं, स्क्वायर करना भूल गए थे, अंडर रूट करना भूल गए थे, ये सारी चीजें, ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा। चले, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। अच्छा, अब जो बच्चे मुझे आंसर दे रहे हैं रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन वगैरह वगैरह वगैरह, देखिए यू आर नॉट गोना राइट कंडक्शन रेडिएशन सिर्फ ओनली दिस वर्ड्स इन द आंसर। आई नीड द आंसर। जो आप वहां लिखने वाले हो वो लिखो, ताकि मैं एक्चुअली चेक तो कर पाऊँ कि आप लोग क्या लिख रहे हो, कहाँ गलती कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, चले। अच्छा देखिए, मेरे पास 2 से 3 आंसर आए हैं कन्वेक्शन से रिलेटेड। चले पहले कन्वेक्शन से रिलेटेड बात कर लेते हैं। लेट्स से कि कन्वेक्शन हो रही है, फॉर एग्जांपल कन्वेक्शन अगर हो रही होगी, तो कन्वेक्शन में क्या होगा, चेंज इन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड होता है। लेट्स से कि यहाँ की एयर हीटअप हुई, और वो एयर फार अपार्ट, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो चले गए, जिसकी वजह से वो हो जाएंगे लेस डेंस। लेस डेंस होने की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं दे विल राइज टू द टॉप, अगर कन्वेक्शन साइकिल को लेता। तो भाई गर्मी तो ऊपर चली गई, बंदा नीचे खड़ा हुआ था, मतलब कन्वेक्शन कैन नॉट बी दी प्रोसीजर, कैन नॉट बी दी मैकेनिज्म, जिस तरह थर्मल एनर्जी आ रही, कंडक्शन तो हो ही नहीं सकती यहाँ पे। बचा क्या, इमीटर का वर्ड यूज करेंगे देता तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बाकी आंसर सही है। देखें, अब आपने 3 नंबर के लिए आंसर, पहले मैं समझा देता हूँ होगा क्या। देखें, वंस दी मेटल गेट्स हीटेड अप, तो उसके बाद वो मेटल रेडिएट करेगा थर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेज। ठीक है, वो इंफ्रारेड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो उनमें से चंद इंफ्रारेड रेज आकर के द पर्सन जो नीचे खड़ा हुआ है उसकी बॉडी में जाकर के एब्जॉर्ब होंगी। ये तो हो गया ट्रांसफर की बात। वो जो आपके पास एब्जॉर्ब रेज आई थी, उन्होंने अल्टीमेटली क्या किया था, उन्होंने अल्टीमेटली भाई साहब का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो राइज करवाया था।
जिसकी वजह से ये वार्म अप हो गए थे। तो मैंने कहा था सवाल के दो पार्ट थे, एक एनर्जी कैसे आ रही है, दूसरा ये कैसे वार्म अप हो रहा है। तो वो एनर्जी जैसे कि गेन करेगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी राइज कर रही है आपके पास। आ रही बात समझ में? तो मैं आंसर फ्रेम डाउन कर रहा हूँ, एक दफा सारे देखिएगा। अब आप इसको किस तरह लिखेंगे, देखो 3 नंबर के लिए ना जस्टिफिकेशन वाला आंसर देना है। आप लिखेंगे एज द मेटल becomes red hot, it radiates heat in the form of infrared radiation। इंफ्रारेड रेज भी लिख सकते हो खाली। दूसरा पॉइंट, द रेज travel in straight line in all direction and are absorbed by the man's body। The man's internal energy increases eventually he gets warm। ठीक है, तो पहले आपने बताया कि वो रेड हॉट हुआ, उसने रेडिएशन की, रेडिएशन का प्रोसीजर बताया, रेडिएशन का नेचर बताया कि हर डायरेक्शन में जा रही थी, इन स्ट्रेट लाइन जा रही थी, तो उसकी बॉडी से एब्जॉर्ब हुई। बॉडी से एब्जॉर्ब हुई तो उनका इंटरनल टेम्परेचर जो है वो राइज कर गया, जिसकी वजह से वो वार्म अप हो गया। ठीक है, अगला वो आप देखिएगा, उसने आपसे कहा एट द टॉप ऑफ द हीटर इज अ मेटल हुड that has a shiny lower surface, explain why this makes the energy transfer for the metal screen more efficient। वो रेडिएशन जो अपर डायरेक्शन में जा रही होंगी, दे आर रिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड बाय द मेटल हुड। क्योंकि हमने अभी पिछले पार्ट में बोला कि भाई रेडिएशन ऑल डायरेक्शन में जा रही है, तो कुछ ऊपर भी जा रही होंगी, तो जो ऊपर जा रही है दे आर रिफ्लेक्टेड बाय द मेटल हुड। ठीक है ना? तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे द रेडिएशन गोइंग अपवर्ड्स, the radiation which are upwards are reflected towards the ground by the metal hood। ठीक है, अच्छा जी। The air temperature decreases and the man puts on a black pullover। ठीक है, explain one way in which wearing a black pullover helps to keep the man warm। ठंडी हवा हो गई, उन्होंने क्या किया, एक ब्लैक कलर की जैकेट पहन ली है। अब ये बताइए कि wearing a black jacket how it helps to, it absorbs more heat and radiation। ठीक है, आप लिखेंगे सिंस ब्लैक इज अ गुड एब्जॉर्बर, तो वो अब ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा होगा थर्मल एनर्जी को, वो जो उसको ज्यादा वार्म अप कर रहा होगा। ठीक है ना? तो सिंस ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स मोर, या फिर इज अ गुड एब्जॉर्बर, हेंस मोर हीट या फिर मोर रेडिएशन, तो वर्ड ज्यादा बेहतर है, आर एब्जॉर्ब। नहीं बेटा, ये एमिट्स हीट स्लोली, साइन बेटा ही गलत हो जाएगा। देखो क्यों, अगर ब्लैक अच्छा एब्जॉर्बर होता है ना, तो वो अच्छा इमिटर भी है, ये याद रखना। तो ये बात तो कॉन्ट्रडिक्ट कर देगी इसकी इस प्रॉपर्टी को। ठीक है,
दूसरी चीज ये कि जैकेट स्ट्रैप वार्म एयर इनसाइड, यस इट डज, यू कैन राइट दैट कि इट आल्सो ट्रैप्स एयर इनसाइड। ये लेकिन ये इट आल्सो में होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ब्लैक पे फोकस है तो ब्लैक का तो मेन फोकस ये होता है कि वो एब्जॉर्ब करे, लेकिन मैं ये पॉइंट लिख सकता हूँ यहाँ पे एडिशनली, एंड द पुल ओवर ट्रैप्स एयर इनसाइड which is a good insulator, which is a good insulator। ठीक है, बिल्कुल। चलें जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वो आपसे कहता है अ साउंड वेव ट्रैवलिंग इन एयर और वाटर कंटेन्स कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस। ठीक है, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट a medium is required to transmit the sound wave, you would may draw a label diagram if you wish। ठीक है, आपने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके इसको शो करना है कि एक एग्जैक्टली कि एक जो मीडियम है साउंड है उसको ट्रैवल करने के लिए यू जस्ट नीड अ मीडियम, विदाउट द मीडियम में ट्रैवल नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक साउंड एक्सपेरिमेंट यहाँ पे, एक बेल जार एक्सपेरिमेंट यहाँ पे डिजाइन करके देना है। क्या डिजाइन करेंगे जरा गौर से देखें, डिजाइन भी देख लेंगे और हम इसका फिर एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। देखें फॉर एग्जाम्पल हमने एक जार लिया, आप लोग थोड़ा बेहतर जार भी बना सकते थे, ठीक है, नाइस जार। और अंदर आपने रखी एक बेल, ठीक है, डज इट लुक लाइक अ बेल? ये वो जो कार्टूनिक वो होती है ना क्लॉक, वो लग रही है। नाइस। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे शो करना है एक वैक्यूम पंप, ठीक है। इस वैक्यूम पंप का काम ये है कि वो एयर को पंप आउट करना, ठीक है। अब आपने इसको लेबल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है वैक्यूम, सही है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू सो मच हसन नकवी। अच्छा, अब थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। आप एक्सप्लेन क्या करेंगे जनाब कि हमने एक रिंगिंग बेल या फिर जो भी अलार्म क्लॉक है उसको रखा, उसके अंदर एक जार रखा एंड जार के अंदर हमने एयर को इवैक्यूएट करवाया। जैसे जैसे एयर इवैक्यूएट होती चली जाएगी वैसे वैसे उसका जो साउंड है वो कम होता चला जाएगा जो हम सुन रहे हैं। एट द पॉइंट जब जार के अंदर कंप्लीटली वैक्यूम हो जाएगा उस वक्त हमें उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। दैट वुड बी अ प्रूफ कि भाई साहब उसको सिर्फ मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, सही है। तो की पॉइंट्स में लिख देता हूँ, आंसर आप उसको फ्रेम डाउन कर लीजिए। हम लिखेंगे कि रिंगिंग बेल ringing bell is placed under a jar, air is pumped out from it. As the air inside, as the air inside decreases, the sound of the ringing bell also decreases।
फिर आप लिखेंगे once all the air is evacuated, no sound would be heard. ठीक है, जैसे कि हम सारी एयर बाहर निकाल देंगे, कोई भी पार्टिकल मीडियम वहां पे मौजूद नहीं होगा और आपके पास किसी भी किस्म की आवाज बाहर नहीं आ रही होगी। ठीक है, चलें जी। नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे बोलते हैं व्हेन द साउंड वेव्स, पार्ट बी, व्हेन द साउंड वेव passes through air or water, the molecules of the air or water move. Describe the motion of the molecules due to the sound wave. अच्छा, मॉलिक्यूल्स का मोशन किस तरह का होगा ड्यू टू दी साउंड वेव्स? हाउ डू द मॉलिक्यूल्स बिहेव? वेवी, ये कैसा जवाब है? वेवी, चिप्स के नाम थोड़ी चल रहे हैं यहाँ पे, वेवी, लेस। मोशन है वाइब्रेटरी मोशन। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने मोशन का नाम बताना है, सही है ना? द मोशन, द वेव्स आर, द मोशन इज वाइब्रेटरी। अच्छा, वाइब्रेशन की डायरेक्शन क्या होगी? वाइब्रेशन की डायरेक्शन से इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो वाइब्रेशन की डायरेक्शन होगी पैरेलल टू द मोशन। कोलिजन का जिक्र यहाँ पे नहीं आएगा रानिया बेटा, कोलिजन बिल्कुल भी नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। हाँ ठीक है, देखो उसने डिस्क्राइब एज इन के मोशन, देखो मोशन के बारे में जब हम बेस पढ़े थे तो हमने क्या कहा था, ये इट्स अ टाइप ऑफ मोशन जहां पर पार्टिकल जो है वो ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करता है। अच्छा अहमद, आप सवाल पढ़ रहे हो, सवाल की बातें क्या कर रहे हो? हम पार्ट बी की बात कर रहे हैं, पार्ट सी की नहीं। आप शायद पार्ट सी का जवाब दे रहे हो, पार्ट बी पर हैं अभी हम। ठीक है, चले। तो मैंने लिखा कि मोशन किस तरह होगा, द पार्टिकल्स विल वाइब्रेट, ठीक है, पैरेलल टू दी डायरेक्शन ऑफ द वेव। ये दो पॉइंट्स हो गए। एक में आपने उसका वेव बिहेवियर मोशन बताया, एंड दूसरा आपने बताया क्या कहते हैं उसकी डायरेक्शन। अच्छा अब मैं आप लोग डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन से क्या मुराद है? जब यहाँ पे द मॉलिक्यूल मूव क्लोजर एंड फर्दर। अच्छा ये इसका जवाब नहीं है। कोलाइड, कोलिजन का जिक्र रानी बेटा यहाँ पे नहीं होगा। रिफ्रैक्टेड, अहमद मैं आपका जवाब अभी तक नहीं समझ पाया, व्हाई आर यू राइटिंग रिफ्रैक्शन ओवर पे? अगर सवाल को गलत समझ रहे हो तो पहले मुझे बताओ कि सवाल को तुम क्या समझ रहे हो, ठीक है। रेयर फ्रैक्शन किसे कहते हैं भाई? हाँ, कोई इशू नहीं है, आप शायद इसको रिफ्रैक्शन तो नहीं पढ़ गए थे? नहीं दोस्त, रेयर फ्रैक्शन पूछ रहा है, रिफ्रैक्शन नहीं पूछ रहा। मेरे ख्याल से आप लोग आधे से ज्यादा लोग वो रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं इसको। इट इज रेयर फ्रैक्शन, एग्जैक्टली। कंप्रेशन से रेयर फ्रैक्शन बनते हैं ना, ये उसकी बात हो रही है। कंप्रेशन क्या था? जहां पे मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स बहुत क्लोज आ जाते हैं। व्हाट्स रेयर फ्रैक्शन? जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे से फार अपार्ट हो जाते हैं, जहां पे प्रेशर कम होता है। लो प्रेशर रीजन, एक्सपेंशन रीजन, यस एग्जैक्टली। यस, डेंसिटी कम हो जाती है, यस एग्जैक्टली, नाइस पॉइंट यार। मुश्तरका गलती हो गई आप सबसे, ये तो चले। पॉइंट इन अ वेव, पॉइंट इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव कह देता हूँ तो ज्यादा अच्छा है। वेयर पार्टिकल्स मूव फार अपार्ट। नहीं दोस्त, वेवलेंथ इंक्रीज नहीं होगी ना। देखो वेवलेंथ, देखो ये कंप्रेशन हो गया, ये रेयर फैक्शन हो गया, ये दोबारा कंप्रेशन हो गया। तो
वेवलेंथ तो यहाँ से लेके यहाँ तक की है, तो वेवलेंथ कई चीजों में क्या करना है। ठीक है, आप लोग, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट्स रेयर फ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं है। ये वो गलती होती है, हम पेपर में कर कर आते हैं और 12 के बोलते हैं, यार क्या जबरदस्त किसी को पेपर दिया है, वो पेपर के अंदर पता नहीं होता, रेयर फ्रैक्शन को रिफ्रैक्शन पढ़ कर आगे आ गए। सही है ना, फिर एग्जामिनर बताता है कि देखो क्या किया। सही है, चलें जी। फिगर 4.1 शोज अ डॉल्फिन, वाओ। हाँ, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लो प्रेशर रीजन लिख सकते हैं आप। चलें जी, उसने बोला फिगर 4.1 shows a dolphin. The range of audible sound frequencies for the dolphins is 75 hertz to 140,000 hertz. मतलब डॉल्फिन जो है वो इस रेंज के अंदर, इस रेंज की फ्रीक्वेंसीज को बासानी सुन सकती हैं। अच्छा, in water the speed of sound is 1500 meter per second. Calculate the smallest wavelength of sound in water that a dolphin can hear. देखिए, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ का मतलब ये है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी। सो व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो ये सुन सकता है, वो है 1,40,000। सही है, तो मिसरीड बहुत कर रहे हैं आज आप लोग क्वेश्चन को। यू हैव द फॉर्मूला v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500। उसने लार्ज, सॉरी, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ पूछी है, तो मैं लार्जेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी रखूंगा। तो दैट वुड बी 140,000, और यहाँ से मेरे पास वो वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी, तो द वैल्यू इज 0.01। ठीक है, 0.01 मीटर्स। बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया ना सबको? एवरीवन गेटिंग दिस क्वेश्चन राइट? चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। आगे उसने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। आगे वो आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, द पावर सप्लाई इन अ सर्किट इज मेड ऑफ सेवरल सेल्स each with the same EMF. The cells are connected in parallel. Explain what is meant by electromotive force. You know the definition. एक proper definition है electromotive force की, the work done on a unit charge to carry it around the circuit. ठीक है, तो इसको एक दफा लिख देता हूँ, the work done on a unit charge to flow through the complete circuit. पूरा सर्किट घूम करके दोबारा बैटरी में आने के लिए जो वर्क डन किया जाता है, चार्ज को जो एनर्जी दी जाती है, दैट इज द वर्क डन यूज्ड टू कैरी अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज टू नेगेटिव यूनिट चार्ज। नहीं, शायान साहब, गलत हो जाएगा ये। टू कैरी मतलब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, इसका क्या मतलब है? टू कैरी चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर वुड बी करेक्ट। बेहतर राउंड द सर्किट है, टर्मिनल टू टर्मिनल का वर्ड यूज ना करें। ठीक है, एंटायर सर्किट का वर्ड यूज करें। ठीक है, उसका रीजन ये है कि ऑन अ लार्जर स्केल अगर आपके पास दो तीन बैटरीज लगी हुई है, तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे पहुंच गई, बस खत्म हो गई सर्किट, तो उसके बाद तो अरे बस समझ में। चले, स्टेट वन एडवांटेज ऑफ, सर फ्रॉम वन पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट बी का क्या मतलब? फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट बी मतलब ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं हम लोगों ने। हम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज करते थे कि वर्क बाय यूनिट चार्ज टू मूव फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर, या टू मूव फ्रॉम, क्या कहते हैं, बिटवीन अ रेजिस्टिव कंपोनेंट, इस तरह करके। ठीक है, अच्छा, एक एडवांटेज तो ये होगा कि बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है आपके पास। दूसरा एडवांटेज आपके पास ये होता है कि अगर आपके पास एक बैटरी खराब हो जाती है, तो दूसरी वाली ऑलरेडी वहां पर मौजूद होती है कि वो क्या कहते हैं, उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना, तो आपका सर्किट जो है वो देर तक चलता है। तो आप इसमें से, दोनों में से कोई सा भी एक पॉइंट लिख लेते। आप लिखेंगे सर्किट लास्ट लॉन्गर। बाकी आप चाहें तो डिटेल में जाएं कि भाई अगर एक खराब हो गई तो दूसरी उसको रिप्लेस कर देगी।
ठीक है। अच्छा, now it says that the power supply is connected in series to a resistor of resistance 4000 ohm, a thermistor and a thermistor. There is a voltmeter in parallel with the resistor. एक पावर सप्लाई है और उसका एक फिक्स रेजिस्टर लगा हुआ है इन सीरीज विद थर्मिस्टर, और एक पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है जो सॉरी एक वो वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो कि आपके पास इस फिक्स रेजिस्टर के अक्रॉस है। उसने बोला, बिल्कुल उमर, सही आंसर। उसने बोला द टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर इंक्रीजेस, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर। चलिए अब इसको सीक्वेंस में लेकर के चलेंगे। देखिए, आपके पास अगर पहले तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर। उसने हमसे बोला है टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो मतलब इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो वोल्टेज अक्रॉस द थर्मिस्टर ये भी डिक्रीज होगा। अब यहाँ से आपके पास पावर सप्लाई से एक फिक्स अमाउंट ऑफ पोटेंशियल आ रहा होगा, तो क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस दी थर्मिस्टर कम हो रहा है, तो वोल्टेज अक्रॉस दी 4000 ओम रेजिस्टर बढ़ रहा होगा, जिसकी वजह से वोल्ट मीटर की रीडिंग अल्टीमेटली बढ़ रही होगी। तो अब आप लोग के आंसर इंक्रीजेस बिकॉज रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। सिर्फ इतनी सी बात कह देना रिदा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वोल्ट मीटर की रीडिंग इंक्रीज हो रही है लेकिन रेजिस्टेंस किस रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दैट इज द पॉइंट। ठीक है ना, दो रेजिस्टर लगे हुए ना, तो आपने बताना है कि थर्मिस्टर की रीडिंग। अच्छा ठीक है, लास्ट लूंगा, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस थर्मिस्टर डिक्रीजिंग एज वोल्टेज अक्रॉस थर्मिस्टर डिक्रीज, ठीक है। हम लिखेंगे, देखिए सबसे पहले उसने बात टेम्परेचर से स्टार्ट की है, तो आप लोगों ने टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस का रिलेशन बता करके बात शुरू करनी है, ठीक है ना। आप लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप ये सब ना लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, एन एग्जामिनर वुड एक्सेप्ट दिस। ठीक है ना। चलिए जी, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस resistance and hence voltage across resistor, sorry, voltage across thermistor decreases, and eventually the voltmeter reading increases। ठीक है, तो पूरा प्रोसीजर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है आप लोगों ने, वेरी कन्फाइंड वे, राइट। चलो जी, अगर आप सिर्फ लिख देते ना इंक्रीजेस, एक नंबर मिल जाता है, लेकिन क्यों इंक्रीज हुआ ये तो बात नहीं थी ना वहां पे, तो इस वजह से वो बाकी सारे नंबर आपके चले जाते। उससे बोला the EMF of the power supply is 1.5. Calculate the reading on the voltmeter when the resistance of the thermistor is 8000 ohms. उसने कहा कि अगर ये आपके पास 1.5 वोल्ट है और ये आपके पास 8000 है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग बता दें। तो यहाँ तो सिंपली ये पोटेंशियल डिवाइडर आपके पास एक सर्किट बन गया है, पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला में यहाँ पे लगा दूंगा। देखें, अगर मुझे पोटेंशियल अक्रॉस 4000 ओम रेजिस्टर चाहिए, वही वोल्ट मीटर की रीडिंग है, तो मैं न्यूमरेटर में रखूंगा 4000 डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस, सीरीज के अंदर ऐड हो जाएगा 4000 प्लस 8000, दैट इज 12000, मल्टीप्लाई बाय द टोटल पोटेंशियल, वो है आपके पास 1.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 और वो रह जाएगा 0.5। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो वोल्टेज की वैल्यू आपके पास आ रही है 0.5। ठीक है, एक दफा सारे अपने पास कैलकुलेट करके देखें। ठीक है, जबरदस्त हो गया। तो ये 0.5 वोल्ट्स हमने इजीली निकाल लिया। आई होप एवरीवन इज फेमिलियर विद दिस फॉर्मूला, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है इसकी।
चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 वो कहता है कि द प्राइमरी coil of a transformer is connected to the main supply. The voltage of the AC main supply is 240. मतलब आपके पास जो प्राइमरी वोल्टेज है वो 240. Figure 6.1 is a diagram of the arrangement. Explain why a voltage is produced in the secondary coil. अभी जो हमारे पास एक प्रीवियस हम लोगों ने पेपर किया था उसके अंदर यही चीज डिस्कस की थी. तो फिर वही बात शायद देखो, सिर्फ चेंज इन फ्लक्स एग्जाम में तो नहीं लिखोगे ना, ये तुम्हारा आंसर नहीं होगा एग्जाम के अंदर. तो अब आप लिखेंगे ड्यू टू ऑल्टरनेटिंग, या पे सिंपली लिखो ड्यू टू एसी एट इनपुट of fluctuating या alternating magnetic field is induced in the core which causes a change in magnetic flux in secondary coil that induces EMF, the voltage in secondary. ठीक है, चलिए जी. आगे उसने आपसे कहा है देयर आर 5600 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल. 5600 टर्न्स आपको प्राइमरी कॉइल के दे रखे हुए हैं एंड 350 टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल आपको दे रखे हुए. आउटपुट पोटेंशियल चाहिए. अब देखिए बहुत आसान है. यू नो द रिलेशन इज एन पी ओवर एन एस इज इक्वल टू वी पी ओवर वी एस. आपको चाहिए यहाँ पे वी एस की वैल्यू, राइट. सेकेंडरी पोटेंशियल चाहिए आपको. तो वीपी प्राइमरी कॉइल पे जो आपने पोटेंशियल दिया था दैट वाज ऑल्टरनेटिंग 240. सेकेंडरी कॉइल पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज 350 एंड डिवाइडेड बाय एनपी जो कि आपके पास प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है दैट वाज 5600. यहां से वैल्यू कैलकुलेट करें जल्दी से. 15 वोल्ट्स आउटपुट पे हमारे पास आएगा 15 वोल्ट्स. ठीक है, जबरदस्त. अच्छा, अब वही बोलते हैं द आउटपुट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू 90 watt filament lamp which operates at normal brightness. Calculate the current in the lamp. अच्छा, पावर, वोल्टेज और करंट कौन सा फॉर्मूला रिलेट करेगा इन तीन चीजों को. P इक्वल्स टू V इंटू आई. ऐसे ही है. पावर की वैल्यू 90 गिवन है, वोल्टेज की वैल्यू 15 हमने निकाली और करंट की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी है. तो करंट की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ जाएगी 6 एम्पियर्स. 6 आ रही है वैल्यू. ठीक है, चले. अच्छा, अब देखिए प्रीवियसली क्या होता था कि इसके बाद ना आपके पास सेक्शन बी हुआ करता था. सेक्शन बी में 3 सवाल होते थे, 3 में से हमें सिर्फ 2 करने होते थे. लेकिन हम यहाँ पे तीनों सवाल करेंगे क्योंकि डेफिनेटली हमें तो फुल लेंथ पेपर की प्रैक्टिस ही करनी है. सही है ना. तो अच्छा, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर. तो हम इसको एक फुल सीरीज, एक फुल स्मूथ पेपर के तौर पे देख रहे हैं. नो सेक्शन इन सेक्शन बी फॉर अस. बेटा इसमें समझने वाला कुछ था ही नहीं. देखिए आपके पास सिंपली एक रिलेशन था, रेशो था कि जिस रेशो से आपके पास कॉइल्स, जो रेशो कॉइल्स का होगा वही रेशो टर्न्स का होगा. ठीक है. आपके पास ये सारी चीजें गिवन थी, ये चाहिए था, आपने रीअरेंज किया और ये वैल्यू निकाल दी है. इसमें ना समझ में आने वाली बात क्या थी.
वैल्यूज इनपुट नहीं हो रही है, तो बेटा वैल्यूज ऐसे इनपुट होंगी कि देखो एनपी की जगह लिखो आप नंबर ऑफ टर्न्स 5600, एनएस की जगह लिखो 350, वीपी की जगह लिखो 240, और वीएस। और बताओ मल्टीप्लाई किस तरह होता है ये भी बताओ। थोड़ा सा स्मार्ट हो जाओ बच्चों, 4 दिन बाद पेपर है। चले जी आगे। वो आपसे बोलता है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, द कॉपर इज समटाइम चोजन एज अ मटेरियल टू मेक पैन्स ऑफ हीटिंग लिक्विड्स। ठीक है, द कॉपर पैन्स कंटेन वाटर एट रूम टेम्परेचर, द टॉप surface of the water in the pan cools as the water evaporates, a convection current causes the rest of the water to cool। ठीक है, explain how this convection current is produced। कन्वेक्शन करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ होगा इस क्या कहते हैं पेन के अंदर। 3 नंबर के लिए है, कुछ इस तरह का एक क्वेश्चन था, वो मैंने एक्सप्लेन किया था ना। 3 नंबर के लिए आप एक्सप्लेन करिए इसको जरा। आई नाउ नाउ आई एम टेकिंग योर आंसर्स। हाँ जी बच्चों, यहाँ पे एक दफा मैं फिर सिचुएशन बता देता हूँ। उसने बोला पैन के अंदर वाटर था, वाटर हीटेड था, और वो कूल डाउन हो रहा है। जो सरफेस के ऊपर वाटर था वो ड्यू टू इवेपोरेशन कूल डाउन हो रहा था, एंड एज अ रिजल्ट बाद में फिर कन्वेक्शन साइकिल्स बन गई थी। कन्वेक्शन साइकिल्स कैसे बनी थी? द डेंसर लिक्विड सिंक्स, ठीक है, लेकिन डेंसर लिक्विड कैसे बना, डेंस कैसे हुआ लिक्विड? अभी देखो हमने समझा कि हमें बिल्कुल रैंडमली जवाब नहीं देना कि भाई वो ऐसा हो जाएगा। समझाना है कि एक्चुअली सिचुएशन में क्या हो रहा है। सर वो कॉपर हीट एब्जॉर्ब करेगा और पानी को गर्म करेगा, और सरफेस वाटर ठंडा होगा। मतलब कुछ भी। दवा आज हमने डिसाइड किया कि हम कुछ भी कर लेंगे। अरे मतलब देखें, सबसे पहले देखो बेटा होगा ये। सुफियान आपका जवाब बिल्कुल हाँ सुफियान रिजवान आपका जवाब बहुत अच्छा है। कॉज द वाटर डिपेंडेंस। अब्दुल्ला आपका जवाब बहुत अच्छा है। मतलब कुछ खाली नहीं छोड़ना, तो कुछ भी लिख दो। मतलब पानी को भी गर्म करवा दिया, कॉपर पैन को भी गर्म करवा दिया, अबे तो ठंडा क्या हो रहा है वहां पे? देखो, देखो सबसे पहले उसने आपसे बोला कि द टॉप लेयर वाटर की जो है वो इवेपोरेशन वहां पे हो रही है। evaporation is a cooling effect, we all know that। तो हायर एनर्जेटिक पार्टिकल्स जो थे वो सरफेस से ऊपर चले गए थे, रिमेनिंग पार्टिकल रह गए थे, वो थे लोअर एनर्जेटिक, मतलब कोल्डर पार्टिकल्स थे, कूलर वाटर था। कोल्डर वाटर क्या है, उसके पार्टिकल्स करीब आ जाएंगे, करीब आने की वजह से उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। उनकी डेंसिटी कंपैरेटिवली बढ़ेगी, वो सिंक डाउन करेंगे, और जो ऊपर गर्म थे वो नीचे नीचे जो गर्म थे वो ऊपर आ जाएंगे, और यही प्रोसीजर रिपीट होकर साइकिल्स बन जाएगी। सही है ना? वाटर ऑन द सरफेस विल बी हीटेड, बेटा हीट नहीं कर रहे हैं, हीट कर चुके। खैर इट विल बी लेस देन अपर वाटर। एक दफा सवाल दोबारा पढ़ लो ताकि आप लोगों को करेक्शन हो। अ कॉपर पैन कंटेन्स वाटर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। द टॉप surface of the water in the pan cools as the water evaporates, the convection causes the rest of the water to cool। अब दोबारा मैं इसको लिख रहा हूँ, समझा चुका हूँ, तो आप देखेंगे हमने क्या लिखा। हम लिखेंगे द वाटर एट द टॉप या एट द surface evaporates, leaving cooler particles which get closer to each other।
and causes increase in density. The denser liquid, the denser part of liquid falls. अच्छा falls का बड़ा अच्छा नहीं है. Sinks and liquid at the bottom rises to top. ठीक है बेटा. क्लोजर ऐसे कि अगर वो लेस एनर्जेटिक होंगे तो वो एक दूसरे से जब आप हीट अप करते हो तो क्या करते हो, पार्टिकल्स फार अपार्ट जाते हैं एनर्जी गेन करके. तो अब जब रिवर्स प्रोसेस करना चाहोगे, जब आप उसकी एनर्जी ले लोगे, जब वो कूलर हो जाएंगे तो क्लोजर आ जाएंगे एक दूसरे से. रिवर्स समझ में, सिंपल एज दैट. चलिए जी, आगे बढ़ते हैं. वो कहते हैं बच्चों राइटिंग स्किल्स में बड़े वीक हुए हुए और बहुत वीक हुए हुए एक्सप्लेनेशन के अंदर. आगे वो बोलता है द कॉपर पैन इज नाउ प्लेस्ड ऑन अ हॉट प्लेट दैट इज स्विच्ड ऑन. नेम द प्रोसेस बाय विच द थर्मल एनर्जी पासेस थ्रू द बेस ऑफ द पैन. कंडक्शन. ठीक है, इसमें हम लोग बहुत चीज तो वन वर्ड आंसर के अंदर हम बहुत चीज कंडक्शन. Copper remains a solid when heated up to 1000 degrees centigrade. State one other reason why it is sensible to make pan out of copper. Good conductor of heat. Yes, exactly. It's a very good conductor of heat. और सेहत के लिए भी अच्छा होता है. इस बारे में कई बाद में गुफ्तगू करेंगे, बट सेहत के लिए भी अच्छा होता है. खैर, आगे वो बोलते हैं द वाटर इन द पैन इज हीटेड सेवन फ्रॉम 17 डिग्री सेल्सियस टू इट्स स्टार्ट्स टू बॉइल एट 100. ठीक है. The specific heat capacity of water is 4,200 joules per kg per degree Celsius, and the pan contains 750 grams of water. Calculate the energy needed to increase the temperature of the water by 7 from 17 to 100. चलेंगे. फॉर्मूला हमें पता है Q is equals to mc del T. एनर्जी नीडेड हमें चाहिए. द मास ऑफ द लिक्विड इज 750 ग्राम्स. और बेटा इसके बाद एकदम कर रहा हूँ. 750 ग्राम्स है, लेकिन मैं इसको केजी में कन्वर्ट करूंगा. केजी में इसलिए कन्वर्ट करूंगा क्योंकि ये मुझे जूल्स पर केजी की मिले. यहाँ पर आ जाएगा. इजहान बेटा एक सेकंड रुकना, बस इसके बाद देखा. और चेंज इन टेम्परेचर वुड बी 100 माइनस 17. बेटा यहाँ से एनर्जी नीडेड निकाल देना. एंड इजहान आप ये देख लो. बेटा जल्दी से मुझे एनर्जी कैलकुलेट करके बताइएगा. 75 into 4200 and 100 minus 17. ठीक है बेटा. सुफियान, कुछ 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 गड़बड़ की है तुमने. एक दफा कैलकुलेशन दोबारा चेक करो. बेटा राउंड ऑफ करके द वैल्यू वुड बी 26. टू सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर ला करके द वैल्यू वुड बी 26 या 26 इंटू 10 पावर 4 जूल्स. ठीक है. चले आगे बोलते हैं स्टेट टू वेज इन विच बॉइलिंग डिफर्स फ्रॉम एवापोरेशन. बॉइलिंग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होगी, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगी. बॉइलिंग पूरे लिक्विड के अंदर होती है, इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस के ऊपर होती है. बॉइलिंग में बबल्स आ रहे होते हैं, इवेपोरेशन सन्नाटे के अंदर हो रहा होता है. कुछ लिक्विड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता. ठीक है, तो इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं. तो हम दो लिख लेते हैं. बॉइलिंग occurs at specific temperature. Evaporation happens at any temperature. ठीक है. दूसरा, boiling occurs throughout the liquid. Boiling occurs throughout the liquid
इवेपोरेशन ऑन दी अदर हैंड सिर्फ सरफेस के ऊपर हो रहा होता है, ठीक है, राइट। चलें जी, आगे वो आपसे बोलता है एट 100 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर ऑफ द वाटर स्टॉप इंक्रीजिंग इवन दो एनर्जी स्टिल बीइंग ट्रांसफर्ड टू द वाटर, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हाई द थर्मल एनर्जी इज नीडेड टू चेंज द स्टेट ऑफ द वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस। अब जो आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके पास बॉन्ड ब्रेकिंग की तरफ जा रही है। तो पहले जो एनर्जी आप दे रहे थे, जो इनिशियली आप एनर्जी दे रहे थे, तुम देखो काइनेटिक इंटरनल एनर्जी याद थी, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी क्या थी, एवरेज काइनेटिक प्लस एवरेज पोटेंशियल का सम। जब तक चेंज इन स्टेट नहीं आता तब तक आपके पास काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, बिकॉज जो आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो इंटरनल एनर्जी पार्टिकल्स की वाइब्रेशन इंक्रीज करना होता है। लेकिन जैसे ही स्टेट चेंज आ रहा होता है तो उसका मतलब ये है कि वहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग के अंदर, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए आपको वो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो एनर्जी क्यों देनी पड़ रही है, फॉर द बॉन्ड ब्रेक, ठीक है। तो एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैं कीवर्ड्स अब लिख रहा हूँ थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। आई होप कि अब आप लोग जो है वो उसको आंसर फ्रेम डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड या फिर वर्क डन अगेंस्ट, मतलब वर्क डन अगेंस्ट द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, या कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। विल द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। उनको फार अपार्ट लाने के लिए, उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए। चलें जी। अच्छा, उसके बाद इसने आपसे पूछा है द स्पेसिफिक लैटिन हीट, सिंस स्पेसिफिक लैटिन हीट की कैलकुलेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो हम इस वाले पार्ट को यहाँ पे बिल्कुल ही अ, छोड़ देंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स ऐसे थे जो कि हमारे सिलेबस में अब पार्ट नहीं रहे हैं, तो बहरहाल वो देखते चले जाते हैं कौन से हैं। चले, पहला पार्ट तो खैर है, हमें करना चाहिए, तो इसको देख लेते हैं। वो कहता है एन अनचार्ज प्लास्टिक रॉड इज रब्ड विद एन अनचार्ज वुलन क्लॉथ, एज अ रिजल्ट द रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। रॉड नेगेटिवली चार्ज हो रही है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे होंगे, क्लॉथ से आ रहे होंगे। उसने आपसे पूछा एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स हाउ द रॉड बिकम्स, explain in terms of particles how the rod becomes charged and state what happens to the cloth। तो आपने ऐसा लिखना है कि जब आप इसको रब करते हैं तो उनके दरमियान, सरफेस के दरमियान हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से क्लॉथ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करते हैं टुवर्ड्स द रॉड। रॉड गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, एंड वो द वुलन क्लॉथ बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो रबिंग causes friction, causes heat gained by electrons of woolen cloth, which move or jump to the surface of rod, ठीक है। Rod becomes negatively charged and the woolen cloth positively charged, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसने आपसे बोला shows a metal sphere on a plastic stand, explain why the metals are electrical conductors and why plastic are electrical insulators। तो metals have free moving electrons, ठीक है, electrical insulators does not have that, ठीक है। तो इस वजह से वो कंडक्टर्स हैं, मेटल्स क्यों है कंडक्टर्स,
फ्री मूविंग या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एग्जैक्टली exactly. और इंसुलेटर डज नॉट हैव, तो इसी स्टेटमेंट को आप से कंटिन्यू कर लो कि इंसुलेटर के पास ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए। अच्छा, उसके बाद उसने बोला द नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड इज हेल्ड अबव द स्फीयर एक्स। ठीक है, हम इसको स्टेट व्हाट हैपेंस टू द चार्जेस इन द स्फीयर कनेक्ट। अच्छा, ये इंडक्शन का एक प्रोसेस था। इंडक्शन का प्रोसेस सिंस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन स्टिल यू कैन इजीली कॉम्प्रिहेंड के यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि अगर मैं इसको नजदीक लाता हूँ तो ये तमाम पॉजिटिव चार्जेस नजदीक हो जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो रिपेल चल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको बनाना है। उसने अगर अर्थ कर दिया है तो नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम द ग्राउंड वो आपके पास मूव ऑन यहाँ कर जाएंगे। आपके पास काफी ज्यादा नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर हो जाएंगे। स्टेट व्हाट हैपेंस टू द चार्जेस ऑन द स्फीयर एट द अर्थ। तो अर्थ की तरफ से नेगेटिव चार्जेस जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। आई डाउट कि इस टाइप के कोई क्वेश्चन अब दोबारा बनेगा, क्योंकि इट्स रिलेटेड टू इंडक्शन पार्ट। इंडक्शन इंड्यूस चार्जेस जो है वो अब हम नहीं कर रहे होते। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में आपसे बोलते हैं द वायर इनटू स्टेज कनेक्टेड टू द मेटल, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस ऑन द स्फीयर। स्टिल द पार्ट ऑफ, स्टिल द सेम क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलें, सिमिलर पार्ट चल रहे। यहां से हम इसको दोबारा देखते हैं। वो आपसे बोलता है स्टेट व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हम लोगों ने लिखी थी, रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है ना, रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। आप इसको एनहांस करके लिख सकते हो वेयर इट कैन exert an attractive or repulsive force on the other charges। ठीक है, एग्जैक्टली exactly. आप इसको एक्सप्रेस करते हो वेयर इट कैन exert force। चलिए, नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे बोलता है फिगर 8.4 shows the negatively charged sphere, the negative charges are not shown। इस पे आपने इसकी फील्ड लाइंस बना देनी है। तो फील्ड लाइंस फॉर नेगेटिव चार्ज किस तरह बनती है? वी ऑल नो दैट के दीज लाइंस ऑफ फोर्सेस फॉर द नेगेटिव चार्ज आर ऑलवेज डायरेक्टेड इनवर्ड्स, शोइंग। आपने कम से कम 4 लाइनें शो करनी है, showing the direction of force which is towards the negative charge। ठीक है, चलें, चलिए लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व कर। लास्ट पेज ये वाला था, हमने इसको स्किप आउट किया था बिकॉज द पार्ट ऑफ इंड्यूस चार्जिंग बाय इंडक्शन इज नो मोर द पार्ट ऑफ द सिलेबस। इस वजह से हमने ये पूरा 1.5 पेज जो है ना उसको स्किप आउट किया था। ठीक है, चले अब यहाँ पे जल्दी जल्दी देखते हैं। वो कहता है प्रोटेक्टेनियम is a radioactive isotope of protactinium that decays to uranium 234। ठीक है, अच्छा ये प्रोटेक्टेनियम जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप है दैट डिकेज टू यूरेनियम। कंपेयर द न्यूक्लाइड म्यूटेशन with the nuclide mutation, अच्छा nuclide mutation of protactinium 234 and uranium 234 and deduce what this shows about what is emitted from the nucleus। अच्छा, आपने अगर इनको ऑब्जर्व करो तो बेटा एटॉमिक मास दोनों का सेम है 234 234। प्रोटेक्टेनियम का जो आपके पास एटॉमिक नंबर है मतलब प्रोटॉन नंबर 91 है, और यहाँ पे जो प्रोटॉन नंबर है वो आपके पास क्या है 92। ठीक है, तो व्हाट इज द पॉसिबल इमिशन जो यहाँ पे हुई होगी? एन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड,
नहीं, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल इमिट नहीं हो सकता। बीटा पार्टिकल इमिट, यस। वाई बीटा पार्टिकल इमिट? क्योंकि बीटा पार्टिकल की इमिशन के अंदर ही बेटा आपके पास एक प्रोटॉन नंबर का इजाफा होता है। हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू अ प्रोटॉन, तो आपके पास एक प्रोटॉन नंबर का क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, रही बात गैमा की, ऑल्दो कि हम लोग हमेशा इस तरह करते हैं, कहते हैं कि जनाब एवरी बीटा एंड गैमा इज फॉलोड बाय एल्फी, एवरी अल्फा एंड बीटा एमिशन इज फॉलोड बाय गैमा। लेकिन अप टिल नाउ वी कैन नॉट से दैट कि भाई अभी तक निकली नहीं निकली, या इस रिएक्शन इस इमिशन के नतीजे में गैमा निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो इट कैन नेवर बी, इट इज नॉट पॉसिबल टू टेल राइट नाउ। ठीक है। आगे बोलते हैं द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ प्रोटेक्टेनियम इज प्रोटेक्टेनियम 231, सबसे ज्यादा तादाद में। आपको एक्सप्लेन बाय रेफरिंग टू द न्यूक्लियर कंपोजिशन why protactinium 231 and protactinium 234 are both isotope of the same elements। isotopes क्यों है? they have same proton number different neutron number, सही। they have same proton number and different neutron number। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बोलता है एक्सप्लेन बाय रेफरिंग टू द न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन why protactinium 231 and protactinium 234 are different isotopes of that element। पहले क्या पूछा था इसने? explain by referring to the nuclear composition by are both isotopes of the same elements। ठीक है। explain by referring to their nuclear composition, explain by protactinium and are different isotopes, again different nuclear, हाँ different neutrons number। वो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो different neutron numbers। ठीक है। तो आप इस पे प्रोटॉन नंबर की तादाद बता सकते हैं। ठीक है, तो पहले उसके पास थे 92 में से माइनस करेंगे, जितने भी आपके पास वैल्यू आती है आप उसको लिख सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो उसने पूछा कि 231 और 234 आइसोटोप्स क्यों हैं, तो आपने बता दिया सेम प्रोटॉन नंबर थे, डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर थे। दूसरे में उसने पूछा ये दोनों आपस में सेम आइसोटोप्स नहीं, अलग अलग आइसोटोप्स हैं। अलग अलग आइसोटोप्स क्यों है? क्योंकि इसके प्रोटॉन नंबर और इसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर के अंदर फर्क है। ठीक है। तो एक स्टेबल एलिमेंट में, मतलब एनी एलिमेंट में हैव डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोटोप्स, ये वाली कहानी है। चले आगे, उसने कहा अ टीचर प्लेसेस a radiation detector on a bench in a school laboratory and switches it on। The teacher measures and records the background radiation counted। Describe what is meant by background radiation and state two significant sources of the counted recorded by the teacher। Radiation present in the environment। ठीक है, सही है। Radiation present in the environment। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा उसने आपसे पूछा सोर्सेज बता दे, तो सोर्सेज क्या होंगी इसकी? रॉक्स, मिनरल्स, कॉस्मिक रेज, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे। उसने कहा द टीचर moves a sample of protactinium 234 so that it is next to the detector। Suggest one precaution that ensures that a sample is moved in a safe way। यूजिंग फोर्स, आप गॉगल्स वगैरह पहन लें, लेडेड शूट पहन लें। लेडेड बॉक्स में अगर रख देंगे तो डिटेक्ट कैसे करेंगे अब्दुल्ला साहब? डिटेक्ट भी तो करना है ना। ग्लव्स का इस्तेमाल कर लें, यूज टोंग्स, ट्वीजर्स, या जो भी आपके पास फोर्सेप्स है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे, कुछ भी एक लिख देगा। टू हैंड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने बोला द काउंट रेट is measured every 20 seconds
with a sample present with a sample present and then corrected for the background radiation. मतलब background radiation जो थी उसमें से corrected है, मतलब हटा दी गई है गलती तो. Figure 9.1 shows a graph of the corrected counted against time for the protactinium 234 sample. The curve is the best fit line. Explain why many of the crosses do not lie on the curve. बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो उसके ऊपर नहीं आएंगे. रीजन ये है कि आपके पास इमिशन एक रैंडम प्रोसेस है, पहली बात. दूसरी बात ये है कि रैंडमनेस की वजह से देयर इज ऑलवेज अ फ्लक्चुएशन इन द रीडिंग. ठीक है ना. तो आप इसको इस तरह लिखेंगे कि इमिशन is a random process which causes fluctuation in the readings. ठीक है, चले जी. अच्छा, आगे नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे बताए यूज फिगर 9.1 टू डिटरमाइन द हाफ लाइफ ऑफ द प्रोटेक्टेनियम. शो योर वर्किंग. हाफ लाइफ मालूम करनी है. देखिए हाफ लाइफ किस तरह मालूम होगी, आप ये देख लेंगे द टाइम पीरियड जिसके अंदर वो हाफ, मतलब उसकी जो काउंटेड है इट्स रिड्यूसिंग टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू. अगर इनिशियल काउंट देखो तो इनिशियल काउंट आपके पास अराउंड 58 है, राइट, एट टाइम टी जीरो ना. 58 का हाफ मतलब आपको अब ये देखना है फॉर 29, ये 29 का बोल रहा है. 29 आपके पास अराउंड, सॉरी, 29 would be somewhere over here और दिस इज अराउंड ये वाला टाइम. अच्छा ये वाला टाइम कितना होगा, दिस इज 60. तो अब अंदाजा लगा लें कि वन स्मॉल बॉक्स होता है वो आपके पास 4 के बराबर होगा. तो 52, 58, 60, 64, 68, 68, 68 सेकेंड्स. ठीक है, तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी हाफ लाइफ जो है दैट इज 68 सेकेंड्स. ठीक है. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपने 68 सेकेंड्स लिख देना है. अच्छा, अब ये आपसे क्योंकि इसने बोला शो दी वर्किंग, तो वर्किंग में आपने क्या शो करना है जरा ये भी सुन लीजिएगा. आप लिखेंगे एल नॉट कितने थे, 58 एट टी जीरो. एल नॉट अपॉन टू मतलब 29, वो कितने थे, एट 68 सेकेंड्स. कंफर्मेशन के लिए आप 29 के हाफ में भी जा सकते हैं, आपके पास हाफ लाइफ तकरीबन इतनी ही आ रही होगी, अप्रोक्सीमेटली सेम है. चलो जी, लास्ट पार्ट पूरे पेपर का वो कहते हैं द यूरेनियम 234 फॉर्म फ्रॉम द protactinium is also radioactive. Its half-life is many thousands of years. Explain why the radiation of uranium does not affect the count rates measured in this experiment. अच्छा, यूरेनियम की जो आपके पास काउंट रेट्स हैं वो इस जो हम प्रोटेक्टेनियम के साथ मेजर कर रहे थे वो इसको इफेक्ट क्यों नहीं कर रहे थे. क्योंकि बेटा अगर मैनी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स है, नहीं सवाल को समझो. अगर इसमें से कुछ बीटा डीके करके यूरेनियम बन चुके हुए हैं, तो यूरेनियम अगर वो बन गए हैं तो वो इसके काउंट रेट को इफेक्ट नहीं कर रहे. दैट्स द पॉइंट. क्यों नहीं कर रहे, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यूरेनियम अगर उसकी हाफ लाइफ इज मेनी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तो इसका मतलब ये है कि इट्स अ वेरी 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 स्लो डीके प्रोसेस एज कम्पेयर टू वो जो मैं लैब में कर रहा हूँ. लैब में क्या कर रहा हूँ, 5-10 मिनट का एक्सपेरिमेंट, उस 5-10 मिनट के हिसाब से 1000 ऑफ ईयर्स का अगर डीके देखो तो वो बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो इस वजह से उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा यहाँ पे. तो आप लिखेंगे एज यूरेनियम 234
decays very slowly, hence no apparent effect on the count rate of this experiment. Of this experiment. ठीक है बच्चों, चलें जी। तो यहाँ पे हमारे पास नवंबर 2022 क्वेश्चन पेपर